मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आदित्य L1 की और इसका लक्ष्य था सूर्य पर पहुंचना, वहां की स्टडी करना। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं दिनेश कुमार यादवेंद्र, पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार IDS, जो हमें इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमें बताएंगे आदित्य L1 क्या है और वो लक्ष्य पे अब पहुंचने वाला है तो वो वहां जाकर किस चीज की स्टडी करेगा। वेलकम टू द इंडिया टीवी सर। आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि आदित्य L1 जो है, हमें क्यों ये जरूरत पड़ी कि हम सूर्य की स्टडी करें, क्यों हमारे लिए वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है? पहले मैं एक इवेंट का जिक्र करूंगा जिससे कि इसकी स्टडी के लिए हमारा इंटरेस्ट शुरू हुआ, क्यों हम लोग इस फील्ड को हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। बात है 1859 की। 1859 में एक इवेंट हुआ था जिसमें उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ करता था। उस समय टेलीफोनिक लाइंस होते थे, टेलीग्राफ के लाइंस होते थे और बिजली के लाइंस होते थे। तो एक साइंटिस्ट हैं रिचर्ड कैरिंगटन, उन्होंने नोट किया कि सोलर फ्लेयर्स उसका कारण बताया। जब सोलर फ्लेयर्स होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो जितने भी लाइंस थे, इलेक्ट्रिकल लाइंस थे या टेलीग्राफ के लाइंस थे, वो ध्वस्त हो गए, वो जल गए। उस ज़माने में सैटेलाइट या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा नुकसान खैर नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में मान लीजिए कि सोलर फ्लेयर या बहुत बड़ा उस लेवल का सोलर फ्लेयर अगर आता है तो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि अगर सैटेलाइट एक दिन अगर काम नहीं करता है, यूरोपियन यूनियन में एक स्टडी हुई थी कि यूरोप में अगर एक दिन सैटेलाइट नहीं होगा तो कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। तो इसलिए अगर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर हम सूरज की स्टडी करके, सोलर फ्लेयर की स्टडी करके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा इवेंट होने वाला है, तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। हम अपने सैटेलाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्विच ऑफ कर सकते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिकल लाइंस, जो पावर लाइंस हैं, इनको स्विच ऑफ कर सकते हैं ताकि ये नुकसान ना हो। और उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं वगैरह, इन सब का हम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ये इसका महत्व है। आदित्य L1 जो है वो इसी की सूरज की जो एक्टिविटी होते हैं, सोलर एक्टिविटी, उसका वो अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 का क्या हुआ? आदित्य हमारे संस्कृत में सन, इसका मतलब सन होता है, और L1 जो है ये अंतरिक्ष में वो एक जगह है जहां पर ये जाके उसको पार्क किया जाएगा। तो इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। एक और चीज़, जैसे कि यहाँ से 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया और L1 पॉइंट पर अभी पहुँचने वाला है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? मतलब कैसे वो L1 पॉइंट को टच करेगा? क्या इसके लिए इसरो को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? किन चीज़ों का वो ध्यान रखेगा जब वो उस जगह पर पहुँचने वाला होगा या पहुँचेगा? जी देखिए, हमने जब चंद्रयान भेजा था जस्ट इसके पहले, उसकी डिस्टेंस जो है चंद्रमा की पृथ्वी से, वो लगभग 4 लाख किलोमीटर है, 3.25। और आदित्य L1 जिस पॉइंट पे इसको जाना है उसकी डिस्टेंस यहाँ से है 15 लाख किलोमीटर्स। तो इसलिए उसमें करीब 4 महीने का टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। अब वो बिल्कुल लगभग उस पॉइंट पे पहुंच गया। अच्छा, ये L1 पॉइंट होता क्या है? आप देखेंगे कि कोई भी जो बड़ी बॉडी है, जो भी अगर क्या कहते हैं कि अगर अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सैटेलाइट है, कुछ भी इस तरह से हो, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींचता है और सूरज जो है वो अपनी तरफ खींचता है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बैलेंस होता है, जिसको हम टग ऑफ वॉर करते हैं। जैसे रस्सी खींची जाती है, एक टीम लेफ्ट को खींचती है, दूसरी टीम राइट को खींचती है, जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, वो पॉइंट जहाँ पे ना तो वो पृथ्वी वापस उसको खींच पाती है, ना तो सूरज खींच पाता है, एक बैलेंस होता है, वहाँ पे लॉक हो जाता पोजीशन, उसको बोलते हैं L1 पॉइंट। वो पॉइंट जो है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। अच्छा, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है ये पॉइंट। पृथ्वी और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 लाख 115 मिलियन किलोमीटर्स है।
तो हम असल में ये जो पॉइंट है L1 पॉइंट, ये सूरज के पास नहीं है, वो सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है। मतलब सिर्फ वो 1% पृथ्वी से सूरज की तरफ जाता है, और वहां पर क्योंकि बैलेंस है, वहां पे लॉक हो जाता है, वो उस पॉइंट के पास जाता है, और वो एक पॉइंट पे नहीं सैटेलाइट हमारा प्रोब जाता है, वो उसी पे एक हैलो ऑर्बिट बोलते हैं उसको, उस रीजन में वो ऑर्बिट करता है। तो ये जो जाने का इसका सिस्टम हुआ है, यहाँ से जब वो जाता है प्रोब हमारा, एक्चुअली इसको ये ऑब्जर्वेटरी है, ये जो इसको सैटेलाइट क्लास नहीं, सैटेलाइट वो होती है जो गोल गोल घूमती है, पृथ्वी के गोल गोल अगर घूम रही है तो पृथ्वी की सैटेलाइट वो हो गई। और इस तरह का जो प्रोब है जिसको हम ऑब्जर्वेटरी क्लास कहते हैं, वैसे अब तक सिर्फ 3 सैटेलाइट लॉन्च हुई है। पार्कर सैटेलाइट जो है वो अमेरिका ने लॉन्च की थी, वो सूरज के गोल घूमती है, वो उसका ऑर्बिट करती है। इसके पहले सोहो एक हुआ था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन लोगों ने जो लॉन्च किया था वो L1 पॉइंट पे ऑलरेडी है वहाँ पर। और जो इंडिया जो है दूसरा कंट्री होगा जो ऑब्जर्वेटरी L1 पॉइंट पे हमारी प्रोब लॉन्च करेगा। ना तो रशिया ने, ना तो चीन ने, और ना तो जापान ने इस तरह का सोलर प्रोब, सोलर ऑब्जर्वेटरी क्लास जिसको बोलते हैं, उस तरह का कोई प्रोब वहाँ भेजा होगा। तो ये बड़ी एक हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि जो बाकी कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज नहीं कर पाए, हम वो प्रोब वहाँ भेज रहे हैं। बात रही है कैसे जाएगा वहाँ पे, तो जैसे चंद्रयान को हम स्लिंग शॉट करके उसको क्रूज फेस उसको भेजते हैं, वो जाता है, पिछले 4 महीने से वो ट्रैवल कर रहा था L1 पॉइंट की तरफ। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ये है, ये सूरज और अर्थ के एक्सिस है, 150 मिलियन किलोमीटर पे सूरज है और यहाँ पे अर्थ है, और जब 1.5 मिलियन किलोमीटर पे जब जाएगा L1 पॉइंट है, तो यूं जाकर उसको एक टर्न लेता है यूं करके, और वो घुमाता है यहाँ पे। तो ये जो हैलो ऑर्बिट है वो परपेंडिकुलर ऐसे घूमता है। मान लीजिए ये सूरज है, तो एक तो होता सूरज के गोल गोल घूमे, वो पार्कर है। हमारा क्या करेगा, वो सूरज के पास नहीं जाएगा, यहीं पर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा यूं करके, और ऑर्बिट और ऐसे करके घूमते रहेगा अराउंड द लैग्रांजी पॉइंट, तो उसको कहते हैं हैलो ऑर्बिट। सो उससे फायदा ये होगा कि आप ये कह सकते हो कि ये काम तो हम पृथ्वी के भी बैठ के हम वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नहीं, पृथ्वी के यहाँ से अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो इसके अंदर प्रोब्स होते हैं, वो हमारा जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, एटमॉस्फेयर है, वो इंटरफेरेंस कॉज करता है। जब वो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जब जाता है, तो जो कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर है, तो वो 24/7 उसको ऑब्जर्व कर सकता है। वो अगर गोल घूमेगा या पृथ्वी के गोल घूमेगा, तो कुछ क्षण के लिए वो सूरज के सामने होगा, फिर वो क्या कहते हैं पीछे आ जाएगा। तो ये फॉर कांस्टेंट कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो बहुत सारी फिनोमेना जो होती हैं, हमें सूरज का विश्लेषण करना, उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेटरी मतलब उसको देखना है। तो 24/7 अगर 2400 घंटे अगर आप उसको देख रहे हो, तब आप कोई इवेंट को आप एनालिसिस कर सकते हो, उसका रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मान लीजिए वो 15-20 मिनट के लिए है, 1 घंटे के लिए है, और फिर वो 23 घंटे के लिए पीछे चक्कर लगा रहा, फिर 23 घंटे बाद आएगा सामने, तो फिर आपका वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो आप मिस कर जाएंगे। तो ये अब तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो किया था, उसके अंदर 6 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, यूके, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए। लेकिन आदित्य का मिशन की ये खासियत है कि ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान ने अकेले अपने दम पे किया है। ना तो अभी तक रशिया ने किया, फॉर्मर सोवियत यूनियन उस टाइम पे भी ना इन्होंने किया, न चाइना ने किया, और जापान ने एक प्रोब डाला, वो वहाँ तक नहीं गया, वो एक नॉर्मल सैटेलाइट की तरह पृथ्वी के गोल घूम रहा था, और उसकी ये खामी थी कि वो थोड़ी देर के लिए सूरज के सामने रहता था, फिर वो पृथ्वी के पीछे आ जाता था। तो ये एक बहुत खास हमारी उपलब्धि है, और ये मानवता के लिए काम आएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये जो सूरज के साथ ये जो डिस्टर्बेंस होते हैं, थिंग्स लाइक सोलर फ्लेयर, कोरोना मास इजेक्शन, सन स्पॉट्स, इन सब का आपस में बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप होता है। तो हम ये अध्ययन करेंगे, अगर हम
आगे चल के कब बड़ा सोलर फ्लेयर आने वाला है, अगर ये हम एडवांस में हम इसको हम कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक प्रकार से आदित्य L1, अगर वहाँ क्या होता है कि तुरंत जो भी सूरज पे होता है वो जब 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ तक आता है, लगता है 1-2 दिन भी लग जाता है। और अगर हमारा एडवांस फॉरवर्ड पोस्ट है यहाँ पे, वो बता रहा जी ये डिस्टर्बेंस हुआ है, ये पृथ्वी पे प्लाज्मा का ये जो सोलर फ्लेयर है ये पृथ्वी पे पहुँचेगा। तो जब पृथ्वी पे पहुँचता है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा जो अधिकतर ये हुआ है कि अगर वो कमज़ोर है तो हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। सोलर फ्लेयर जो होती हैं उसकी कैटेगराइजेशन है C क्लास, M क्लास, X क्लास। तो C क्लास तो ऐसा होता है छोटे पुट्टे फ्लेयर्स होते हैं, उससे अर्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो पता नहीं चलता। लेकिन M क्लास जो होता है, मीडियम क्लास, उससे जो है टेम्पररी रेडियो ब्लैकआउट होता है। हमारे सैटेलाइट्स वगैरह कुछ समय के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो X क्लास होता है, जो बड़े सोलर फ्लेयर होते हैं, ये सोलर फ्लेयर करीब 1.5 लाख किलोमीटर लंबे होते हैं, 1.5-2 लाख किलोमीटर लंबे होते हैं। वो अगर धरती पे आया, जैसा कि 1859 में जो हुआ था, सीवियरिटी पे होता है X1, X10, X20, X30, X50, अब तक सबसे एक्सट्रीम एक ही बार हुआ है, वो 1859 में हुआ था। तो उस समय तो जैसा मैंने बताया, ना तो सैटेलाइट थी ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज अगर सैटेलाइट्स ब्लैकआउट हो जाएंगे तो ना तो हमारा बैंक काम करेगा, ना तो एरोप्लेन्स के सिस्टम रिजर्वेशन काम करेगा, ना ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम काम करेगा, और पूरी अर्थव्यवस्था जो है इसी के ऊपर, आज सैटेलाइट के ऊपर टिकी हुई है। द होल इकोनॉमी विल हैव अ कैटास्ट्रॉफी, एक बहुत बड़ा अरब खरब मैनी ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान एक ही दिन में हो जाएगा। इसलिए ये X50, असल में X10 भी अगर आ जाता है तो बहुत कुछ नुकसान होगा। तो इसके ऊपर हम स्टडी करके टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हम डेवलप करेंगे, ताकि ये जो बहुत बड़ा खतरा है वो आने से, क्या कहते हैं कि इसके जो नुकसान होने वाले हैं उसके हम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकें। तो आदित्य L1 जो होगा वो मेजरली सन की स्टडी करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें ये बताएगा कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है या फिर हमें वार्निंग चाहिए होती है तो सन की तरफ से, अगर जो आप बता रहे थे, जो आपने टेक्निकल टर्म्स यूज़ करे, तो वो हमको पहले बता देगा कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें होने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अर्थ में 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सूरज है क्या? सूरज जो हम आम भाषा में जो लोग कहते हैं आग का गोला है, तो आग का गोला है क्या? वो सूरज में असल में होता है हाइड्रोजन, और एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो हाइड्रोजन जो है उसका आयंस का उसका फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बन के जब कंबाइन होता है हाइड्रोजन के एटम्स, तो उससे और ज़्यादा हीट और एनर्जी बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है फिर हीलियम में। आज की तारीख में करीब 75% ऑफ द सन, उसमें 75% हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से जो फ्यूजन से जो बना हुआ है उसकी एनर्जी कहाँ से आती है? जब फ्यूजन, जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, जो बॉम्ब होता है, 2 तरह के बॉम्ब होते हैं। फिशन होता है जो अलग करता है, फ्यूजन जिसको हम हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं, आपने सुना होगा हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुआ था। जब वो फ्यूज होता है तो बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और वो डेवलप करता है। उसी को आपने देखा होगा, जैसे जो हमारे कोई भी पदार्थ है वो होता है, जैसे आपने आइस क्या होता है उसको बोलते हैं सॉलिड, उसको थोड़ा और गर्म करोगे तो वो हो जाएगा वाटर, लिक्विड। उसको और गर्म करोगे तो स्टीम, वो हो जाएगा गैस। और अगर गर्म करोगे थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में तो वो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पृथ्वी पे, जहां पे जो भी चीजें होती हैं वो बनती हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बेसिक हर चीज को अगर आप रिड्यूस अगर हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं द प्लाज्मा स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता था। जैसे सूरज का जो टेम्परेचर है वो 5,500 है, कोरोना जो है उसका आउटर स्फीयर जो है उसका लेकिन जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है वो करीब कई मिलियन डिग्री का टेम्परेचर है वहाँ पर। तो क्या ये पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की तरफ से? इससे पहले भी कोई भेजी गई है? जी, मैं ये बता रहा था आपको इसके पहले कि न केवल इंडिया, पूरे एशिया में हम पहले हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले लॉन्च करने वाले, पहले जो स्पेस था वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था।
वो 1995 में कहा था। देखिए, ये बहुत डेलिकेट ऑपरेशन है, जब तक वो हेलो ऑर्बिट में पहुंचता नहीं हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका जो प्रोब है 1995 में यूरोप ने भेजा था, उसका नाम है सोहो, सोलर हेलिक्सोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। वो 98 तक काम किया उसने, 1998 तक, 3 साल के बाद क्या हुआ कि उससे कांटेक्ट लूज हो गया। वो थोड़ा उसको एक्चुअली आपको करेक्शन करना पड़ता है, स्टेशन कीपिंग करनी पड़ती है, और वो कई साल तक फिर वो गुम हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ पर है ये। और 5-6 साल तक नहीं पता चला, फिर वो नासा और बाकी लोगों ने पता कि हाँ जी वो जिंदा है, वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा उसको सिग्नल दिया, तो फिर वो अपनी जगह पे वापस आया। ये बहुत ही डेलिकेट लैग्रेंजी पॉइंट ऐसा है ना कि थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो पृथ्वी की तरफ आ जाएगा, थोड़ा और डिस्टर्ब हुआ तो सूरज की तरफ आ जाएगा, कुछ वहाँ से अगर उसको आपने स्टेशन कीपिंग नहीं किया तो ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ चला जाएगा, फिर वो पता ही नहीं चलेगा, यू विल लूज दी स्पेस। तो यस, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा ये स्टेप लिया कि जो और कंट्रीज नहीं किए। उसके बाद पार्कर स्पेस जो है वो यूएसए ने किया। मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पार्कर का बजट है 12,000 करोड़ और हिंदुस्तान का कितना है? 400 करोड़ से कम है। तो हिंदुस्तान की एक खासियत है कि हम लोग बहुत बजट एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट, बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा आउटपुट डाटा हम जनरेट करते हैं। माना कि क्या कहते हैं कि जो पार्कर है, जो यूएसए ने 12,000 करोड़ में बनाया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं इंफॉर्मेशन भेज रहा है। अभी पता भी नहीं कि इतना टेम्परेचर, वो बहुत सूरज के वो करीब 3.5 मिलियन किलोमीटर पास तक सूरज के पहुंच गया है। वो वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसमें खैर बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। पता नहीं वो प्रोब कितना काम कर रहा, कितना नहीं कर रहा उस टेम्परेचर पे, वो तो अमेरिकन नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जी हमारा बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भारत के लिए ये मान सकते हैं कि आदित्य L1 एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले शायद किसी और देश ने, जो कि इन्होंने बताया कि और भी देश थे जिन्होंने भेजा, पर रशिया, चाइना जैसे बड़े देशों ने अभी तक कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेटरी स्पेस में नहीं छोड़ा है। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा नाम आगे स्पेस के एरिया में कमाने जा रहा है।